हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में। और आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे नेट जारे पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 को, जो है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंतर्गत हम इनके जितने भी चिंतक हैं, जितने विचारक हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, मतलब प्रीवियस एग्जाम जो भी हुए एनटीए नेट के द्वारा, उसमें देखा गया कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से सवाल बहुत पूछे गए, खासकर उनकी रचनाओं और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स थे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अपने लेक्चर में जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपके समक्ष रखा जाए। डियर स्टूडेंट, अभी इतना वक्त नहीं है कि एक थिंकर के सभी विचारों को या फिर कंप्लीट सिलेबस को इतना कम समय में ख़त्म कराया जाए, तो इसलिए आपके लिए रिवीजन के तौर पे मैं ये फैक्ट्स लेके आई हूँ, जो एक तरीके से, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो बहुत डीपली अध्ययन करने का तो अब टाइम नहीं बचा, तो आप इन फैक्ट्स के सहायता से अपने रिवीजन कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, खासकर ऐसे थिंकर्स जो न्यूली एडेड हैं, जो नए नए सिलेबस में जोड़े गए हैं, चाहे वो रमाबाई हो, इकबाल हो, पेरियार हो। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे ये कब गए, कहाँ गए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख है, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि इन सब से रिलेटेड आपको फैक्ट्स प्रोवाइड कराया जाए। तो अब के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे सारे फैक्ट्स का अध्ययन किया जाए। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर का ये पार्ट 1 है और इसके बाद आज हम लोग मेजर 5 थिंकर्स को कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर में भी 2-3-4 भाग में हम इस सारे थिंकर्स के उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज जो हम कवर करने वाले हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में आज हम कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो उनमें से हैं पंडिता रमाबाई को कवर करेंगे, ठीक है, तिलक को कवर करेंगे, इसके अलावा हम आर.एन. टैगोर को कवर करेंगे, इकबाल को कवर करेंगे और पेरियार को कवर करेंगे। इन 5 थिंकर्स को आज के लेक्चर में इनसे संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित और इनसे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित हम आज की इस क्लास में बहुत सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो थिंकर्स हैं वो हैं पंडिता रमाबाई। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं पंडिता रमाबाई से। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई ने ही भारत में फेमिनिज्म का शुरुआत किया। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार की थी। ठीक है, इन्होंने जो भी हाई कास्ट, जो भी ब्राह्मण समाज था, उनसे जुड़ी सभी कुरीतियों को उजागर किया, उनका विरोध किया। ठीक है, और बाद में अपने ईसाई धर्म अपना लेती हैं। तो ये इनकी फेमस रचना है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसमें हिंदू औरतें, जो खासकर जो हाई कास्ट की हैं, जिसमें ब्राह्मण और अन्य वर्ग आते हैं, उनसे संबंधित सारी चीज़ों को इन्होंने उसमें बताया, समझाया कि कैसे वो अपने सारे अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, कितना शोषण होता है उनका। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहले 1878 में इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सरस्वती और पंडिता की उपाधि दी गई। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई 1878 में कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा। ये आपको याद रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में यहाँ इनको सरस्वती और पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने ये संस्कृत की एक तरीके से बहुत विदुषी थी, इनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था। इसकी वजह से इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा ये पंडिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा ये 1833 में अंग्रेजी भाषा के लिए ये जाती हैं इंग्लैंड में पढ़ने, इंग्लिश को पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाती हैं और वहाँ जाकर ये संस्कृत की प्रोफेसर बन जाती हैं। ठीक है, इंग्लैंड में ये जाती हैं 1833 में और वहाँ जाकर वहाँ के एक कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने लग जाती हैं, संस्कृत की एक प्रोफेसर बन जाती हैं। ठीक है, और इनके किए गए प्रयासों के द्वारा अमेरिका में एक रमाबाई एसोसिएशन खोला गया। ठीक है, जिसने भारत के विधवा आश्रम का 10 वर्ष तक खर्च चलाने का जिम्मा लिया। ठीक है, जो रमाबाई एसोसिएशन था वो भारत में जिसने भी विधवा आश्रम थे उनके लिए उनके खर्चा का जिम्मा उठाया 10 वर्ष के लिए, कि हम जो भी भारत के विधवा आश्रम है उनका खर्चा देखेंगे। ये किया गया
रमाबाई के मेहनत के परिणाम स्वरूप वहाँ जो एसोसिएशन बना था, इन्होंने ये जिम्मा उठाया। उसके बाद होता है कि 1889 में वो भारत लौटती हैं, ठीक है, और भारत में जो विधवाएं थीं, जो पीड़ित महिलाएं थीं, उनके लिए ये शारदा सदन की स्थापना करती हैं 1889 में। उसके बाद इन्होंने एक कृपा सदन भी बनाया। इनको 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरी हिंदी के उपाधि से नवाजा गया, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कि 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर हिंद से नवाजा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो थिंकर है वो हैं बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ये भी एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में, जो कि बॉम्बे में है, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे आप बाल गंगाधर तिलक को देख रहे हैं, ये एक उग्र राष्ट्रवादी थे। तो आइए इनसे संबंधित सबसे पहले हम इनकी रचनाओं के बारे में जिक्र करते हैं कि आखिर इनकी फेमस जो बुक्स थी वो कौन कौन सी थी। तो इनकी फेमस रचनाओं में है द ओरियन है, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, और गीता रहस्य बहुत पॉपुलर रचना है इनकी। इसके अलावा है द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, इथिक्स एंड रिलीजन भी इनकी रचना है, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष भी इनकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि किताब का कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है या फिर ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछ लिया जाता है। तो आपको जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी बुक्स के नाम तो याद ही करने हैं। तो आप वीडियो पॉज करके या तो फिर आप इसको सुन के रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक 1879 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी लॉ का पढ़ाई पूरा किया, ठीक है। कब? 1879 में। और विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के लोगों के लिए इन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए, या फिर कह सकते हो अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने डेक्कन सोसाइटी बनाई। कब बनाई? 1884 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये आप लोग तो जानते ही होंगे कि केसरी बहुत एक फेमस इनकी क्या थी पत्रिका थी। इन्होंने केसरी और अंग्रेजी में द मेहरत जैसे अखबारों के माध्यम से लोगों को जगाना शुरू किया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणेश और 1895 में शिवाजी द्वारा 2 महत्वपूर्ण उत्सव भी आयोजित किए, ठीक है। भारत ने महाराष्ट्र में क्या किया कि 1893 में गणेश और 1895 में शिवाजी द्वारा 2 महत्वपूर्ण उत्सव की आयोजन किए। बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में, ठीक है, कब? 1890 में ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि बाल गंगाधर तिलक कब राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये शामिल हुए 1890 में, और वहाँ पे स्वशासन के लिए इन्होंने काम किया, स्वशासन शुरू किया, ठीक है। भारत में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और जमशेदजी टाटा से मिलकर उन्होंने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है कि इन्होंने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके साथ मिलकर की? जमशेदजी टाटा के साथ, ठीक है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसको एनी बेसेंट ने मद्रास में, मतलब जो उस समय मद्रास हुआ करता था, वहाँ पे सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक जो थे वो महात्मा गांधी के अहिंसक जो विरोधी नीति थी उसके पक्ष में नहीं थे। ये मानते थे कि अहिंसा से स्वराज्य जो है वह स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका इस बात पे मतभेद था गांधी जी से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित। तो ये जितने भी डेट हैं और जो कार्य इनके द्वारा किए गए हैं ये सारे आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में या तो फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चिंतक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनका ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 को और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है 80 साल की उम्र में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनकी फेमस रचनाओं के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कविताएं, कहानियां, छोटे छोटे छंद, बहुत सारी चीज़ों का
लेखन किया। तो इनकी जो कुछ फेमस रचनाएं हैं हमारे पास, उनमें से हैं द लवर ऑफ गॉड, गोल्डन बोट, द हर्ट्स ऑफ गॉड, पोस्ट मास्टर है, साधना है, विनोदिनी है। पिछले एग्जाम में साधना के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो साधना है, विनोदिनी है। इसके अलावा शेष लेखा है, स्पिरिट ऑफ जापान है, चोखेर वाली, द हंग्री स्टोन्स, ग्रेन एंड सैंड है। इसके अलावा ग्लिम्सेस ऑफ बंगाल, क्रिएटिव यूनिटी, रेड ओलियंडर्स और गीतांजलि, द फ्यूजिटिव, गोरा, गार्डेनर और द रिलीजन ऑफ मैन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सारे जो भी रचनाएं हैं आपको एक नज़र देख लेना है ताकि ऑप्शन में आए तो आप मिस ना करो, ठीक है। आइए अब इनसे रिलेटेड भी हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और जो 1905 में बंगाल विभाजन का काम हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और बंगाल का एकीकरण करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी को 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। टैगोर की विश्व रचना गीतांजलि 157 कविताओं का कलेक्शन है और यह 1910 में प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है कि जो गीतांजलि है उसमें 157 कविताओं का कलेक्शन है और ये इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पिता ने 1863 में ब्रह्म समाज आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज आश्रम एक विद्यालय के तौर पे इनके जो फादर्स थे उन्होंने उसकी स्थापना की थी। बाद में उसी आश्रम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी आश्रम में क्या किया, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, जिसको आप शांति निकेतन के भी नाम से जानते हैं। बाद में वो विश्व भारती जो है विश्वविद्यालय के रूप में फेमस हो जाता है। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत योगदान के लिए इनको 1915 में शूरवीर, ठीक है, शूरवीर जो नाइटहुड है उनकी इनको उपाधि दी जाती है। पंचम इंग्लैंड के ब्रिटिश शासकों के द्वारा इनको उपाधि दी गई शूरवीर की साहित्य क्षेत्र के लेखन के लिए। लेकिन इन्होंने ये उपाधि 1919 की जालियांवाला बाग में हुए दुखद कांड के बाद उनका परित्याग कर दिया, ये उपाधि अपनी वापस कर देते हैं। 1921 में टैगोर ने शांति निकेतन में यत्र विश्वम भवत्य कठिनम के जो उपदेश है, कह सकते हो कि ये उनका मूल वाक्य है कि इसका मीनिंग होता है सारा विश्व एक घर है, कि आदर्श वाक्य के साथ इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की 1921 में, ठीक। इनके फादर्स जो 1863 में ब्रह्म समाज आश्रम की स्थापना की थी उसी का बाद में इन्होंने इनको शांति निकेतन बनाया, विश्व भारती बनाया और इसकी स्थापना इन्होंने किया 1921 में, ठीक है। और उसका जो आदर्श वाक्य था वो था सारा विश्व एक घर है। अब हम बात करते हैं पेरियार के बारे में, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चिंतक है हमारे। तो इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879 को और इनकी मृत्यु हो गई 24 दिसंबर 1973 को, ठीक है। ये है पेरियार। इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो इनकी रचना है वुमन इंस्लेव्ड, पेरियार और इस्लाम, थॉट्स ऑफ पेरियार और व्हाई वेयर वुमेन इंस्लेव्ड इनकी फेमस रचना है। ये भी बहुत तार्किक और बुद्धिजीवी थे। इनकी तार्किक कुशलता के कारण ही इनको एशिया का सुकरात का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये बहुत आंदोलन और दलित पीड़ित और महिला के अधिकार के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसलिए ही शायद इनको नए सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब जानते हैं हम इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स को, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पेरियार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा मूल निवासी बहुजनों के शोषण के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया, उनके समर्थन में इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। ये कभी भी किसी भी तरीके का बाल विवाह और देवदासी प्रथा या फिर विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध जो भी अवधारणाएं थी उसका ये क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। वो हिंदू धर्म की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है कि 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उस
सिस्टम को नहीं मानते थे, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने 1924 में वायकोम मंदिरों में अछूतों को प्रवेश के लिए आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जो अछूतों के उद्धार से संबंधित था, जो मंदिरों में अछूतों को प्रवेश करने से संबंधित था, उस मंदिर में उन लोगों को जाने की आज़ादी नहीं थी, इसके रिलेटेड इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इन्होंने खुद ही अरासू नामक ग्रंथ लिखे। इसके अलावा इन्होंने एक सच्ची रामायण कथा भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से राम का वर्णन किया, जो बाद में उनकी जो किताब थी वो प्रतिबंधित कर दी गई। तो ये जो हिंदू धर्म है उसके एक तरीके से ये कट्टर विरोधी थे, तो इस वजह से इनके विचार भी और हिंदू समर्थकों से भिन्न है। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता का मतलब बहुत कह सकते हो कि बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वो उनके भाई को गिरफ्तार करने के मामले में इन्होंने अधिकारियों की मदद की, जिसके वजह से पेरियार के फादर ने इनको बहुत मारा पीटा, और इस घटना से ये दुखित होकर क्या कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, और घर छोड़ के ये चले आते हैं काशी, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में इनसे यही क्वेश्चन आया था कि पेरियार काशी गए तो उनमें क्या मतलब परिवर्तन आया, इस करके क्वेश्चन था। तो ये पहले तो जो एक इनके पिता के मित्र थे जो कि ब्राह्मण थे, उनके भाई को गिरफ्तारी में ये मदद करते हैं, इसके कारण उनको घर में मारा पीटा गया, उस वजह से घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ के ये चले आते हैं काशी, ठीक है। वहां पे वे निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ठीक है। काशी में क्या होता है कि कुछ भोजन या फिर भोज आयोजित किया जाता है जहाँ पे ब्राह्मणों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। बाद में इन्हें पता चला कि इस खाने का अधिकारी तो सिर्फ ब्राह्मण ही है, इसलिए ये और ब्राह्मण विरोधी हो जाते हैं, और वहीं से इन्होंने जितने भी हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है, उसके विरोध के बारे में इन्होंने ठान लिया, वो हिंदू विरोधी हो गए काशी यात्रा के बाद से ही, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पे इन्होंने 1919 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1919 में किसके अनुरोध पे, तो श्री राजगोपालाचारी के अनुरोध पे इन्होंने 1919 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1932 में वो क्या करते हैं, सोवियत यूनियन जाते हैं, और वहां जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ के व्यवस्था से, और वहां से आने के बाद ये बोलते हैं कि उत्पादन के साधनों पे राज्य का नियंत्रण हो, और पेरियार इसके समर्थक बन गए, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि उत्पादन के साधनों पे क्या हो, किसका नियंत्रण हो, राज्य का नियंत्रण हो, ठीक है। वहां पे जाते हैं तो सोवियत में वहां की जो आइडियोलॉजी है साम्यवाद, उससे ये काफी प्रभावित होते हैं। अपनी राजनीतिक आवाज को धार देने के लिए इन्होंने 1938 में जस्टिस पार्टी का गठन किया, ठीक है। राजनीतिक कैरियर में ये जाते हैं जब, तो 1938 में ये बनाते हैं अपना जस्टिस पार्टी नाम का एक संगठन बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने 1944 में इस पार्टी को भंग करके क्या बनाते हैं, डीएमके बनाई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। बाद में इस पार्टी का एक बार फिर से विभाजन होता है, डीएमके और एआईडीएमके के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि एआईडीएमके का अध्यक्ष अभी कौन है। कांग्रेस को तमिलनाडु से बाहर करने का पेरियार का सपना 1968 में पूरा हुआ, जब डीएमके ने पहली बार राज्य सरकार बनाई, ठीक है। 1968 में क्या होती है कि डीएमके अपना वहां पे सरकार बनाती है और कांग्रेस को बाहर करती है, ठीक है। आगे चलकर इस पार्टी का और भी विभाजन हो जाता है डीएमके और एआईडीएमके के रूप में, लेकिन पेरियार जब तक रहे वो निर्विवाद अपने पार्टी का पथ प्रदर्शक बने रहे। तर्क पद्धति और तेवर अभिव्यक्ति की शैली के चलते यूनेस्को के द्वारा उनको 1970 में दक्षिणी एशिया का सुकरात कहा गया। किसको, पेरियार को। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को के द्वारा 1970 में इनको सुकरात की दर्जा दी गई। वे औपचारिक तौर पर 1920 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और 1920 से 24 तक वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और 1921-22 में ये उसके सचिव के पद पर बने रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1925 में क्या करते हैं कि कांग्रेस का 1924 में परित्याग कर देते हैं। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के लिए अहम भूमिका निभाई। और मैं बात करूँ इनकी समर्थकों की, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी का बहुत विरोध करते थे। इनकी विचार जो है इनके समकक्ष नहीं थे, ये इनका विरोध
करते थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना था कि किनके विरोधी थे। तो जिन्ना के, अम्बेडकर के और गांधी का इन्होंने खुलकर विरोध किया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो थिंकर है वो है इकबाल। इनका मैं अगर ड्यूरेशन देखूं तो वो है 9 नवंबर 1877 से 21 अप्रैल 1938 तक। ठीक है, आइए इनकी कुछ फेमस रचनाओं को देखते हैं। तो इकबाल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें है द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ जो 1915 में हुआ, द सीक्रेट ऑफ द सेल्फलेसनेस, ठीक है, 17 में, मैसेज फ्रॉम द ईस्ट 1924 में, द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल 24 में, बुक ऑफ स्लेवरी 1987 में, जावेदनामा प्रकाशित होता है 1932 में, हिस्ट्री रिफ्लेक्शंस होता है 1961 में, तराना ए हिंद ये तो बहुत फेमस है, ये होता है 1905 में, सारे जहां से अच्छा 1904 में, और तराना ए मिल जो इनकी 1905 में होती है, ये उर्दू शायरी का संग्रह है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आइए देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ मेजर फैक्ट्स को। तो मोहम्मद इकबाल एक कवि थे, कवि, विचारक और राजनीतिक चिंतक थे। मुस्लिम समुदाय में सुधार तथा जागरूकता लाने के लिए मोहम्मद इकबाल ने विशेष काम किया। ठीक है, 1922 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर के खिताब से सम्मानित किया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 1922 में इनको सर के खिताब से सम्मानित किया गया। और 1925 में इकबाल ने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया तथा 1930 में इन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 1925 में ये राजनीति ज्वाइन करते हैं और 1930 में इन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1930 के जो गोलमेज सम्मेलन थे, इन्हें मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में उसमें आमंत्रित किया गया था। इकबाल को अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण थ्योरी है, वो है खुदी का सिद्धांत। खुदी का सिद्धांत जहाँ पे इन्होंने मनुष्यों के अच्छे जीवन के बारे में बताया है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पर काम करना चाहिए, मनुष्य को नैतिकता और धार्मिक आदर्श जीवन को अपनाना चाहिए जो सर्वोपरि है। ठीक है, जिसकी वजह से मनुष्य को व्यक्तित्व का जो है विकास होता है। ठीक है, इन्होंने खुदी के सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति को आशावादी भी होना चाहिए। इन्होंने अपने खुदी के सिद्धांत में ये बताया कि व्यक्ति को आशावादी भी होना चाहिए, नई नई इच्छाएं उनके अंदर सृजित होना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मतलब ये सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति का जो जीवन है वो आदर्शवादी कैसे हो, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें जिक्र करते हैं। इकबाल जो है मुख्य रूप से मुस्लिम राष्ट्रीयता पर बल देते हैं। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की बैठक को संबोधित करते हुए इन्होंने पहली बार एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का विचार रखा, जो आगे जाकर मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य बन गया। ठीक है, तो अगर मैं बात कहूँ कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, तो मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के बैठक में, जो मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी इलाहाबाद में 1930 में, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का प्रस्ताव सामने रखा। 1908 में वे इंग्लैंड से वापस लौटे, जिसके बाद उन्हें पंजाबी अभिजात वर्ग से माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, ये इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से ये 1908 में लौटते हैं और पंजाब में जाकर उनका सामना होता है, या फिर एक साथ कह सकते हो कि वो मिलते हैं मियाँ मोहम्मद सफ़ी से। 1933 में इन्होंने काबुल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में होने वाली बैठकों में शामिल होने के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान आमंत्रित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि काबुल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए इनको आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान जो है आमंत्रित किया गया था। कब? 1933 में। उद्देश्य था इसका काबुल विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था मोहम्मद इकबाल से जुड़ा। आई होप कि आपके रिवीजन में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी ये बेनिफिशियरी साबित होगा। डियर स्टूडेंट, जब हम सारे विचारों को कवर करेंगे अपने सेपरेट वीडियो में, जब हम सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, तो उनमें जितने भी इनके राजनीतिक सामाजिक विचार हैं उन सभी विचारों को कवर करेंगे। फिलहाल समय कम होने के कारण, चूँकि सभी थिंकर को कंप्लीट करना है,
तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए और सारे फैक्ट्स से को रिवीजन करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे कुछ और थिंकर को हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल पे फ्रीली जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित सभी अपडेट से अवगत हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।